वक्त हो गया है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का, पर उससे पहले नजर आते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। कोरोना के 2173 नए मामले और एक मरीज की मौत। डॉक्टरों के अलावा कई गर्भवती महिलाएं भी संक्रमित। मसूरी में आईएएस एकेडमी के 84 ट्रेनी आईएएस अधिकारी और कर्मचारी हुए कोरोना पॉजिटिव। मच गया हड़कंप। अलवार गैंग रेप केस में नया मोड़। पुलिस सूत्रों का दावा, रेप नहीं हिट एंड रन का केस। बाइक की टक्कर से जख्मी हुई थी पीड़िता। राजपथ पर पहली बार होगा आईटीबीपी मोटरसाइकिल सवारों का जांबाज प्रदर्शन। 10 प्रकार के होंगे फॉर्मेशंस। चुनाव लड़ने को लेकर अखिलेश यादव पर बीजेपी नेताओं का हमला। डिप्टी सीएम बोले, सुरक्षित ठिकानों की मांग की जा रही थी। बीजेपी में शामिल होने के बाद सपा पर बरसी अपर्णा यादव। अखिलेश यादव के शासन को लेकर कही बड़ी बात। पंजाब कांग्रेस में आंतरिक कहर। पार्टी के ही 4 नेताओं ने एक मंत्री को पार्टी से निकालने की करी मांग। सोनिया गांधी को लिखा पत्र। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,82,000 से ज्यादा नए केस दर्ज। 441 लोगों की हुई मौत। आईएनएस रणबीर पर हुए ब्लास्ट मामले में मुंबई पुलिस ने दर्ज किया एआरटी। नेवी करेगी मामले की जांच। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पहली बार लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। योगी सरकार के मंत्री ने किया तंज। कोर्ट पर कोरोना का कहर। चपेट में आए 10 जज। कई कर्मचारी भी हुए कोरोना संक्रमित। चीफ जस्टिस कर रहे हैं निगरानी। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के मुफ्त बिजली के वादे पर कसा तंज। कहा, बाप ने अंधियारे में मारा, बेटा पावर हाउस बनाएगा। चित्रकूट गैंग रेप हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट के समक्ष पेश नहीं हो सके डीजी। सीडीबीसीआई 18 फरवरी को की है तलब। जर्मनी में भी कोरोना का कोहराम। बीते 24 घंटों में आए 1 लाख से अधिक मामले। अभी और सताएगी ठंड। दिल्ली, बिहार व यूपी समेत कई राज्यों में रहेगा कोल्ड डे। जम्मू में बारिश के आसार। कोरोना के साथ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़कर हुए 9,000 के करीब। कोरोना के मामलों में कर्नाटक पहुंचा टॉप पर। बीते 24 घंटों में 41,457 नए मामले दर्ज हुए। महाराष्ट्र में 39,207 नए मामले आए सामने। बेहद पिछड़े इलाके से गुजरा है पंकज त्रिपाठी का बचपन। आज करोड़ों के मालिक बन जीते हैं एक रॉयल जिंदगी। मानसी श्रीवास्तव ने बैचलर पार्टी में सुरभि चंदा ने खूब मचाया धमाल। जल्द ही लेंगे 7 फेरे। एक्टर वरुण धवन के ड्राइवर की शूटिंग के दौरान हार्ट अटैक से हुई मौत। काले सूट पर सपना चौधरी ने लहराया गुलाबी दुपट्टा। मस्तानी चाल से किया हर किसी को घायल। अमित पालेकर होंगे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार। सीएम केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। डेटिंग ऐप पर बनाए दोस्त से मिलने पहुंचा शख्स। लोगों ने वीडियो बनाकर 50,000 की करी मांग। फिलहाल 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। नेता दयाशंकर सिंह की अखिलेश यादव को चुनौती। बोले, मथुरा या वृंदावन से चुनाव लड़े सपा अध्यक्ष। वॉक पर निकली मलाइका अरोड़ा। बीच सड़क पर पपी के साथ खेलती आई नजर। और अब चलिए नजर आते हैं इस वक्त की खबरों पर। एक तरफ जहां आए दिन कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हो रही है, प्रशासन कोविड की रोकथाम के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं, लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हमीरपुर में धार्मिक कार्यक्रम की आड़ में कोविड नियमों सहित आचार संहिता की भी धज्जियां उड़ाई गई। बता दें कि धार्मिक कार्यक्रम की आड़ में बार बालाओं को नचाया गया। दरअसल मामला है हमीरपुर के सुरेमपुर थाना क्षेत्र के पलरा गांव का, जहां ग्राम प्रधान ने एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कराया।
इस दौरान बार बालाओं ने अश्लील गानों पर ठुमके लगाए, जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद थे और कोरोना नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हसनपुर में भाजपा प्रत्याशी ने जुलूस निकालकर आचार संहिता का उल्लंघन किया, जिसके बाद अमरोहा प्रशासन ने भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। बता दें कि मुकदमा दर्ज होने से भाजपाइयों में हलचल मच गई है। बता दें कि अमरोहा के हसनपुर में विधायक रहे भाजपा नेता महेंद्र सिंह खंडवंशी को 2022 में भी भाजपा ने विधानसभा का टिकट देकर प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद से महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने हसनपुर पहुंचने पर रविवार को उनके कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में जुलूस निकाला, जिसमें आचार संहिता का जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। जिसके बाद इस मामले में अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद अमरोहा प्रशासन ने हरकत में आकर भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह खड़गवंशी के खिलाफ आचार संहिता का मुकदमा दर्ज कर लिया। बता दें कि इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक चंद्र प्रकाश शुक्ला ने पुष्टि की और आगे की कार्यवाही करने की बात कही है। एक रैली द्वारा आयोजित की गई थी, इसमें क्या कार्रवाई की गई है? ये एक मामला हसनपुर का है और एक गजरौला का है। दो स्थानों के आचार संहिता के उल्लंघन का वीडियो हमारे संज्ञान में आया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें महामारी अधिनियम का भी धाराएं लगी हैं और स्पष्ट निर्देश हैं कि जो भी आचार संहिता का उल्लंघन करेगा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है? अब ये तो अभी संख्या का पूरा ब्यौरा नहीं है, तो विवेचना से स्पष्ट होगा, लेकिन मुकदमा पंजीकृत कर दिया। ठीक। बता दें कि अमरोहा शहर के मंडी समिति स्थल पर स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा। ये स्ट्रांग रूम जहां पर कड़ी सुरक्षा में ईवीएम मशीनों को मतदान के बाद सुरक्षित रखा जाएगा। इस रूम में ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जाएगा। बता दें कि इसी सिलसिले में डीएम बीके त्रिपाठी ने पुलिस बल के साथ स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने पुलिस लाइन परिसर में ही स्थित पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल का भी निरीक्षण किया, जहां पर चुनाव से संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए और कामों में लापरवाही न बरतने के सख्त आदेश भी दिए हैं। आज जो आपने निरीक्षण किया मंडी समिति का, आज मंडी समिति का निरीक्षण किया गया है। जो विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 होना है, इसके लिए पोलिंग कार्मिकों का प्रस्थान, पार्टियों का प्रस्थान करने की व्यवस्था जो विधानसभावार होती है उसको देखी गई है और स्ट्रांग रूम जो बन रहा है उसकी तैयारी के बारे में हम लोगों ने निरीक्षण किया है और हमारे अधिकारी उसमें लगे हुए हैं और समय से पहले सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएंगी और इसमें कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका भी पालन किया जाएगा। इसके लिए भी हम लोगों ने इसमें व्यवस्था की है और इसी के परिप्रेक्ष्य में आज एडिशनल एसपी आए हुए हैं और हमारे सभी अधिकारी आए हुए हैं। हम लोगों ने इसका निरीक्षण किया है। एक तरफ जहां सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते नई गाइडलाइंस जारी कर रही है, चुनाव में लोगों की सुरक्षा के लिए बात कही जा रही है। चुनाव के लोगों की सुरक्षा की सुनिश्चित करने के लिए आचार संहिता लागू कर रही है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव प्रचार के लोग में अंधे हो चुके हैं। नेता ना तो कोरोना की गाइडलाइंस का ध्यान दे रहे हैं और ना ही आचार संहिता उनके लिए कुछ मायने रखती है। ऐसा ही एक मामला अमरोहा विधानसभा के हुसैनपुरवा गांव से सामने आया है। बता दें, जहां पर भाजपा प्रत्याशी राम सिंह सैनी ने आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई। चुनाव आयोग के प्रचार पर रोक लगाने के बावजूद राम सिंह सैनी सैकड़ों लोगों के साथ लेकर सड़क पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आचार संहिता के उल्लंघन के साथ ही प्रचार के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। ग्राम हुसैनपुरा थाना डिडौली में एक प्रत्याशी व उसके समर्थकों द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला प्रकाश में आया है। प्रकरण संज्ञान में आते ही तत्काल समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कराई जा रही है। झांसी में आज ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की बैठक आयोजित की गई। बता दें कि ये बैठक पुलिया नंबर 9 स्थित लिफ्टन लाइफ पब्लिक स्कूल में संपन्न हुई, जहां इसमें मुख्य अतिथि हाजी सैयद सादिक अली रहे। हाजी सैयद सादिक अली को झांसी सदर के
AIMIM पार्टी का विधानसभा प्रत्याशी घोषित किया गया है। बता दें कि बैठक की अध्यक्षता हाजी अब्दुल वहीद ने की है और इस दौरान अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया और उनका सम्मान किया गया। यूपी के कौशाम्बी में सत्ता पक्ष के लोग आदर्श आचार संहिता एवं कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक मामला चायल विधानसभा के भरवारी कस्बे से सामने आया है, जहां चायल विधायक संजय कुमार गुप्ता आचार संहिता का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला है 16 जनवरी का, जब रिद्धि सिद्धि एजुकेशन एंड ह्यूमन वेलफेयर की तरफ से विद्यालय में मेरी बेटी मेरी स्वाभिमान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में 40 बेटियों को स्कूटी वितरण की गई। कार्यक्रम के दौरान आचार संहिता की धज्जियां तो उड़ाई ही गई, इसके अलावा कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन किया गया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में रिद्धि सिद्धि एजुकेशनल एंड ह्यूमन वेलफेयर के चेयरमैन और चायल विधायक उपस्थित जन समुदाय के बीच स्कूटी वितरण करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में धारा 144 का भी उल्लंघन साफ नजर आ रहा है। वीडियो को PWD के फ्लाइंग स्क्वाड टीम 2 के टीम प्रभारी JE मनोज कुमार ने संज्ञान में ले लिया है। बता दें कि टीम प्रभारी ने कोर कागज थाने में धारा 144 और महामारी एक्ट के उल्लंघन की तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और फिलहाल छानबीन भी शुरू कर दी है। संहिता का मुकदमा एक दर्ज हुआ है कोखराज में, क्या है मामला? थाना कोखराज क्षेत्र में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसमें एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ आपत्तिजनक वीडियो में जो था चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन और कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का मामला बन रहा था। इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सिर्फ विवेचना प्रचलित है, जैसी सच्चाई होगी उस पर कार्रवाई होगी। रीवा के चौहटा थाना क्षेत्र के नौबस्ता चौकी स्थित मंदिर परिसर में प्रेमी युगल की शादी कराई गई। बता दें कि फरियादी प्रेमिका ने अपने परिजनों के साथ नौबस्ता चौकी पहुंच पर शिकायत दर्ज कराई थी कि युवक पिछले साल शादी का झांसा देकर अपने प्रेम जाल में फंसाया था और अब शादी करने से वो इनकार कर रहा है। शिकायत पर नौबस्ता चौकी प्रभारी ने अपने स्टाफ के साथ युवक के गांव पहुंचकर वहां से गिरफ्तार कर लिया और नौबस्ता चौकी ले आए। तभी चौकी परिसर में लड़की पक्ष व लड़का पक्ष के परिजन भी पहुंच गए, जिसके बाद दोनों पक्ष में करीब 1 घंटे तक पंचायत चली, लेकिन उसके बाद भी युवक के परिजन मानने को तैयार नहीं थे। जिसके बाद नौबस्ता चौकी प्रभारी अंकित मिश्रा ने दोनों परिजनों को समझाया और पुलिस की मौजूदगी में चौकी परिसर के मंदिर में प्रेमी युगल की शादी करा दी। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने बाराती की भूमिका निभाई और आशीर्वाद भी दिया। मैं आपका कहाँ के रहने वाले हैं? ये आप नौबस्ता चौकी में आके शादी किए हैं लड़के की, क्या है पूरा मामला जरा बताइए। ठीक है सर, शादी किया हूँ। अच्छा जी, क्या है प्रेम विवाह है या आप लोगों की मर्जी से हुआ है? प्रेम विवाह है, मर्जी भी है, प्रेम विवाह। अच्छा, तो ये पुलिस चौकी में ही आके क्यों शादी किए हैं? आप हिंदू रीति रिवाज के अनुसार क्यों नहीं किया गया? हो गया सर, मंदिर में किया हूँ। अच्छा जी हाँ, तो ठीक है। पडरी कहाँ पड़ता है? पडरी सिरमौर के पास है। अच्छा, तो वहाँ से आके यहाँ नौबस्ता चौकी में कैसे शादी किया गया है? जी, इनका प्रेम प्रसंग लड़का। अच्छा, लड़की पक्ष वाले कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहट से। अच्छा, रहट गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं आप? हो गया सर, जो हुआ अच्छा हुआ। हमारा नाम ये आपकी बच्ची हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये नौबस्ता पुलिस चौकी में आके आप लोगों ने बच्ची और दामाद शादी की है, क्या है पूरा मामला जी? ये नौबस्ता चौकी में आके बच्ची की शादी किए हैं, क्या है पूरा मामला? सर, इनका दोनों को प्रेम था। अच्छा, तो फिर अब सर लड़कों को पकड़ाया गया, बोला पहले इनकार किया कि हम नहीं चाहेंगे, नहीं रखेंगे। अच्छा, पहले करना नहीं चाहते थे? पहले नहीं करना चाहा, इसके पेट में बच्चा भी है। अच्छा, हाँ ठीक है, जो आ रहे हैं जून अच्छा, में हो रहे हैं जी। फिर रिपोर्ट किए हम कल जी। फिर इसके बाद पुलिस ये पकड़ी इसको, यहाँ नौबस्ता चौकी में ले आई। और एक दिन तो हो गया है कि हम ले जाएंगे, रखेंगे, जयमाला वाला सब सिस्टम हो गया है। अच्छा, हो गया सर। अच्छा, नौबस्ता पुलिस ने शादी कराई है, तो क्या है उससे आप लोग कैसे हैं, खुश हैं? खुश हैं सर। अच्छा जी, अब क्या चाहते हैं आप? और हम चाहते हैं कि वो अपने घर चले जाएं, हम लोग अपने घर चले जाएं। अच्छा, हो गया।
आप कहाँ के रहने वाले हैं? रहट। रहट गांव के। ये आपकी बच्ची हैं? जी बच्ची। क्या नाम है इनका? सीमा नट। सीमा नट। तो लड़की और लड़के पक्ष के दोनों परिजन राजी थे इस शादी से शादी के लिए? कहाँ के रहने वाले हैं? ये आप शादी किए हैं, प्रेम विवाह है या घर वालों की मर्जी से हुआ है या अपने? अच्छा, पुलिस नौबस्ता चौकी में आके शादी किए हैं। आपके परिजन साथ में हैं आपके शादी के? लड़की पक्ष वाले साथ ही में हैं? वेदिका ने इस बाबत आवेदन पत्र पेश किया था कि इनका 1 साल से पडरी निवासी हैं, वहाँ के लड़की के साथ संबंध है और प्यार था दोनों के बीच में भी। बीच में उसने शादी से मना कर दिया था, तो हमने उसकी पता तलाश की, जो कि मिला, लेकर आए, उसे समझाइश दी गई, तो वो शादी के लिए तैयार हो गया। यहीं चौकी नवस्था मंदिर परिसर में उनकी शादी कराई। ये लड़के पक्ष के लोग कहाँ के हैं? ये पडरी थाना सिरमौर अंतर्गत आता है, ग्राम पडरी। और लड़की पक्ष? लड़की है रहट, थाना चौहटा अंतर्गत, ग्राम रहट निवासी हैं। दोनों नट समाज के ही हैं। अच्छा। जिसकी सूचना मिली उसे बुलाया गया, तो उसने बोला कि नहीं, मैं शादी करने को तैयार हूँ, परिवार वालों के दबाव से और समाज के डर से मैं ऐसा कर रहा था। मुझे लड़की स्वीकार है, मैं शादी करना चाहती हूँ, तो लड़की खुशी खुशी उसके साथ। घूरखोरी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। घूरखोरी रुकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बावजूद घूसखोर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ऐसे ही एक ताजा मामला रीवा से सामने आया है, जहां सोमवार को लोकायुक्त पुलिस ने दुआरी हल्का में एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगों हाथ गिरफ्तार कर लिया। बता दें, दरअसल पूरा मामला है रीवा जिले के दादर टोला बाजरे का, जहां अमित द्विवेदी की जमीन को रिकॉर्ड्स में चढ़ाने के एवज में पटवारी ने 2000 की रिश्वत की मांग की। पीड़ित ने 500 रुपए पटवारी को दे दिए थे, लेकिन उसके बाद 1500 के लिए पटवारी लगातार उसे परेशान कर रहा था। पीड़ित ने इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस में कर दी, जिसके बाद से ही लोकायुक्त के मामले सही पाए जाने पर सोमवार को पटवारी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया और शिकायतकर्ता को पटवारी को पैसे देने के लिए भेजा गया। जैसे ही पटवारी ने पीड़ित से रिश्वत ली, तुरंत मौके पर मौजूद लोकायुक्त पुलिस ने उसे रंगों हाथों गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस आगे की कार्यवाही में फिलहाल जुट गई है। लोक सेवा में अपने मित्र को पंकज मिश्रा और उनकी सगी बहन है कल्याणी उपाध्याय, उन्हीं का हम दोनों का नामांकन लोक सेवा में आवेदन करके लगाया और ये आवेदन भी नहीं लेते थे। मैं किया, मेरा कागज। कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ का मामला था? ये दुआरी का था, दुआरी के 62/42 की जमीन था, प्लाट है, उसमें कुछ तलाफी करने के लिए देते थे। कितना पैसा दिया? 2000। आज 1500 रुपये दिए, 500 रुपये उसको हमने 13 तारीख को दिया। इसको हमने बोला कि प्रति दोनों में 1000 रुपये लेंगे हम जब इस तलाफी करेंगे। ऑपरेटर को देना पड़ता, फलाना ठिकाना किया। और किसी अधिकारी को बोला था? उच्च अधिकारी को? किसी अधिकारी को नहीं बोला, अपने लिए बोला जी। इसमें जो है एक आवेदक हैं अमित द्विवेदी, जो दादर टोला बजरा जिला रीवा के रहने वाले हैं। उनके द्वारा कुछ भूमि का जो है खरीदी गई थी, उसका नामांकन होने के बाद जो खसरा खतौनी में रिकॉर्ड में चढ़ना होता है, उस प्रोसेस के लिए तहसील कार्यालय में आवेदन दिया गया था। तो संबंधित हल्का पटवारी जो है इंद्र कुमार द्विवेदी, उनके द्वारा उनसे जो है रिश्वत की मांग की गई थी। तो उसकी शिकायत जो है आवेदक अमित ने लोकायुक्त कार्यालय रीवा को की थी। उसी के संबंध में आज होंडा शोरूम के सामने बजरंग नगर में आरोपी जो पटवारी है इंद्र कुमार द्विवेदी को 1500 रुपये की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने भी ट्रैक किया है, अभी कार्रवाई जारी है। किसके द्वारा शिकायत हुई? ये अमित द्विवेदी हैं, दादर टोला बजरा के रहने वाले। इसमें 5000 रुपये की मांग की गई थी। 2000 रुपये पहले वो दे चुका था और 1500 रुपये आज देने जा रहा था, तो उस समय हमने ट्रैक किया। कोरोना का कहर पिछले 2 सालों से थमने का नाम ही नहीं ले रहा। देश भर में कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है और इसी के साथ अब उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ने शुरू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ चुनावी चहल पहल है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना के लगातार मामले भी बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता का सबब बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना का चुनावी चमत्कार सामने आने लगा है। मंगलवार को प्रदेश में 14,803 नए केस मिले थे।
लेकिन 20,000 से ज्यादा ठीक भी हो गए थे। सबसे ज्यादा लखनऊ में 2,173, गौतम बुद्ध नगर में 1,262, गाजियाबाद में 909, मेरठ में 909 और वाराणसी में 672 मामले मिले हैं। इस दौरान राज्य में कुल 12 मरीजों की मौत भी हुई है। इसमें लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मथुरा, हरदोई, जालौन, गाजीपुर, देवरिया, अंबेडकर नगर, पीलीभीत, श्रावस्ती, कौशाम्बी में एक मरीजों ने जान गंवा दी है। बता दें कि अब तक बीते 17 दिनों में अब तक 57 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। कुल एक्टिव केस की संख्या घटकर 1.1 लाख रह गई है, यानी कि कुल एक्टिव केस भी 5,000 से कम हो गए हैं। बेसिस पर यह गाइडलाइन फिर से रिट्रीट की गई हैं। इसी के साथ ही जो मॉडरेट केसेस होते हैं वह दो तरीके से हो सकते हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें कि कोई सिम्टम ना हो, ऑक्सीजन सैचुरेशन 93% से अबव बना रहे और 3 सक्सेसिव दिन यानी कि कंटिन्यूअस 3 दिन तक अगर ऐसी सिचुएशन रहे और साथ में कोई भी हमारी कोमॉर्बिडिटी हो, उसमें कोई डिटेरियोरेशन ना हो, तब उन केसेस में भी जब 3 सक्सेसिव दिन तक अगर हम बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के रहते हैं, हॉस्पिटल सेटिंग में रहते हैं, तो ट्रीटिंग मेडिकल ऑफिसर उस पेशेंट को डिस्चार्ज करने का निर्णय ले सकता है और उस समय पर भी टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ ही वह केसेस जो कि ऑक्सीजन थेरेपी पर हों, उन केसेस में भी अगर आपकी ऑक्सीजन थेरेपी की डिमांड कंटिन्यू है तो उस समय तक, जब तक कि आपके सारे सिम्टम रिजॉल्व नहीं हो जाते, साथ ही आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन प्रॉपर लिमिट तक नहीं आता 3 दिन तक कंटिन्यूअस, और साथ ही आपकी कोमॉर्बिडिटी जब तक स्टेबल नहीं होती, तब तक आप हॉस्पिटल में रहेंगे और उसके बाद ही आपको डिस्चार्ज किया जा सकता है। इसी के साथ ही वह केसेस जो सीवियर केसेस हैं या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज केसेस हैं, चाहे वो कैंसर पेशेंट हों, HIV पेशेंट्स हों, ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट्स हों, मैलिग्नेंसी हो, उस केस में ट्रीटिंग डॉक्टर के डिस्क्रिप्शन पर बेस्ड ऑन क्लिनिकल रिकवरी डिसीजन लिया जाएगा। यहाँ एक और मुख्य अंश हम आप सबके सामने रखना चाहेंगे। डिस्चार्ज होने के बाद भी यह आवश्यक है कि हम अपनी हेल्थ को 7 दिन तक सेल्फ मॉनिटर करें और साथ ही मास्क को कंटिन्यू बेसिस पर पहनते रहें। इसी के साथ ही बेस्ड ऑन इमर्जिंग एविडेंस, जैसे इस मंच पर हमने पहले भी बताया था, हमने एक कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट नेशनल लेवल, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट रीजनल लेवल एंड स्टेट लेवल बनाया था, जिसके द्वारा जो इमर्जिंग क्लिनिकल एविडेंसेस हैं, जो इमर्जिंग क्लिनिकल मैनेजमेंट से संबंधित नॉलेज है, उसको हम फील्ड स्थाई पर हर डॉक्टर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो जब ओमिक्रॉन की थ्रेट एक नई थ्रेट के रूप में उभर कर आई है, क्योंकि ये केसेस माइल्ड हैं और साथ में इन केसेस में इससे संबंधित क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में कुछ और रीस्किलिंग की आवश्यकता हो सकती है, तो उसके तहत ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनिशिएटिव के द्वारा एम्स न्यू दिल्ली, जो कि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उसने 5 जनवरी से अपनी फिर से वेबिनार और ट्रेनिंग शुरू कर दी है। जो अपडेटेड नॉलेज है उसकी शेयरिंग की जाती है रीजनल लेवल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से, स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से, और साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो हमारे सहयोगी, और इसके द्वारा इन टर्न हम डिस्ट्रिक्ट लेवल और बिलो डिस्ट्रिक्ट लेवल के डॉक्टर्स तक यह क्लिनिकल मैनेजमेंट साझा करते हैं। यह पर्टिकुलर सारी वेबिनार्स यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल हैं। आपके द्वारा हम सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, पर्टिकुलरली हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी की, वह उसका इस्तेमाल करें, उसके द्वारा इमर्जिंग एविडेंस को समझें। इसमें होम आइसोलेशन कैसे होगा, ब्लड इन्वेस्टिगेशन क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, किन रेडियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, किन की ज़रूरत नहीं है, एंटीवायरल एजेंट्स हों या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हों, किस थेरेपी को हमें कहाँ इस्तेमाल करना है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन से रिलेटेड एक्टिविटी हो, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हो, बच्चों को केसेस को कैसे मैनेज करना, इन सब विषय पर डिटेल चर्चा की जाएगी और टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। इसमें अंत में हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, ओमिक्रॉन एक हाईली ट्रांसमिसिबल वायरस है, काफ़ी हद तक केसेस माइल्ड हैं, और ओवरऑल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल हो, जो हमारे टूल्स हैं टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो अभी भी उतने ही एप्लीकेबल हैं। यानी कि लड़ाई नहीं लेकिन सुरक्षा वही। हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे और आपके द्वारा हम यह मैसेज सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के सभी यंग एडोलसेंट अपना टीका लगवाएं। हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर के लिए जो प्रिकॉशन डोज शुरू की गई है उसको सभी लोग लगवाएं, और 60 साल से अधिक वह लोग जिनको कोमॉर्बिडिटी है वो भी प्रिकॉशन डोज लगवाएं। और इसके साथ ही इन्फेक्शन के स्प्रेड को कंट्रोल करना आपकी मेरी हर एक नागरिक का कर्तव्य है। तो उसके तहत हम हमेशा मास्क पहन के रखें, हाथ धोएं, सैनिटाइज करें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें और समय पर अपना टीका कराएं। धन्यवाद। साल 2020 के
शुरुआती दिनों में कोरोना ने जब धीरे धीरे पूरी दुनिया में अपनी गिरफ्त लेना शुरू कर दिया था, हर तरफ कोरोना के बढ़ते मामलों से एक हड़कंप मचा था, तब चीन से आई ऐसी तस्वीरों ने सभी को डरा दिया था। तस्वीरों में चीनी अधिकारी कहीं संदिग्ध कोरोना मरीजों को उनके घर में जबरन सील करते दिखाई दे रहे थे, तो कहीं उनकी बात ना मानने के साथ उनके साथ मारपीट और ज्यादती करते दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब 2 साल के बाद भी चीन से फिर से वही सब दोहराना शुरू कर दिया है और अब जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई दिल दहला देने वाली हैं। इन 2 सालों में पूरी दुनिया के साथ साथ चीन ने भी कोरोना को लेकर काफी कुछ सीखा है, लेकिन अब की सामने आई ये नई तस्वीरें भी उतनी ही अमानवीय हैं जितनी आज से 2 साल पहले की तस्वीरें थीं। फर्क बस इतना है कि नई तस्वीरों में चीनी अफसर संदिग्ध कोरोना मरीजों को उनके घर में नहीं बल्कि ऐसे कंटेनर नुमा डब्बों में सील कर रहे हैं जहां रहना किसी भी इंसान के लिए एक बेहद बुरा ख्वाब हो सकता है। दरअसल चीन के कुछ वीडियो सामने आए हैं, इनमें देखा जा सकता है कि एक मरीज को पीपीई किट पहने अफसर उनकी बात नहीं मानने पर कैसे लात घूसों से बुरी तरह से पीट रहे हैं। चीन में हर उस शख्स को ऐसे कंटेनरों के अंदर बंद किया जा रहा है जो या तो खुद कोरोना संक्रमित है या तो फिर उनके आस पड़ोस में किसी को भी कोरोना डिटेक्ट हुआ है। चीन में इन दिनों कोरोना को लेकर जीरो कोविड पॉलिसी चलाई जा रही है और इस पॉलिसी की कामयाबी के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, फिर चाहे इसके लिए उन्हें खुद अपनी ही नागरिकों के इंसानी हक को ही कुचलना क्यों ना पड़े। सोशल मीडिया पर सामने आई इन तस्वीरों के बाद अब पूरी दुनिया में चीन की जबरदस्त छीचल-लेदर हो रही है। खुद दुनिया भर में बसे चीनी लोग अपने अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया हैंडल से ऐसी तस्वीरें पोस्ट कर चीनी सरकार की आलोचना करने में लगे हैं। ऐसे ही कुछ तस्वीरों के कंटेनरमा मेटल बॉक्सेस के साथ उन बसों की लंबी कतारें भी दिखाई दे रही हैं जिनमें भर भर के लोगों को ऐसे क्वारंटाइन कैंपस में भिजवाया जा रहा है। असल में बीजिंग में अगले महीने विंटर ओलंपिक्स की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में चीन की जीरो कोविड पॉलिसी के तहत लाखों लोगों को पकड़ पकड़ कर क्वारंटीन सेंटर्स में भिजवाया जा रहा है, जहां हर किसी के लिए कम से कम 2 हफ्तों का वक्त गुजारना बेहद जरूरी है। रिपोर्टर्स रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबरों की दुनिया। Thank you.